ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट हॉर्मूज को खोलो, नहीं तो मैं सारा पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मैं तबाह कर दूंगा तुम्हारे वहाँ ऑयल और गैस। ईरान ने सीधा जवाब दिया, आप करिए साहब, हम जो है सारा जो तेल ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट में है वो ख़त्म कर देंगे, वो राख कर देंगे साहब। दे ओनली बिकम मिसाइल मैग्नेट, राइट। उस पर मिसाइल आ रहा। अब आप हमारी जनता को, आवाम को मराने पे आमादा हो गए कि तुम तो बैठे हो अमेरिका में, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भुगत हम रहे हैं। तो ये नेचुरली फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ गया और उन्होंने 5 दिन का सेसेशन ऑफ ऑपरेशन वो अनाउंस कर दिया जी। लोगों को आज़ाद कराएंगे बॉम्ब कर करके, बॉम्बिंग से आज़ादी दे रहे हैं आप, हैप्पीनेस दे रहे हैं आप। कितने खुश होते हैं ईरान के लोग जब उन पे बॉम्ब फेंकते हैं, क्या वाह वाही करते हैं वो अमेरिका की। क्या बकवास कर रहा है, सर बकवास। मतलब आप पीस टॉक केवल बहाना है कि जब आप फोर्स बिल्डअप, आपको वहाँ पे और ट्रूप्स लाने थे, एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लाना था, जो एक कैरियर छोटा स्मॉल कैरियर ट्रिपोली जी, एक क्रूजर और 2 डिस्ट्रॉयर, ये जापान ओकिनावा से चले थे और आज शायद ये वहाँ पहुँच गए हैं कल। 2 और ऐसे कैरियर बैटल ग्रुप आ रहे हैं जो कि फ्राइडे तक पहुँचे। 5 दिन जी, मतलब चाहिए थे जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। तो मतलब वो क्या केवल अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स आ जाएं तब तक के लिए शांति का बखान करो, लेकिन अजीब शांति है साहब। आप शांति कह रहे हैं, इजराइल ठोके जा रहे हैं। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट जी, और एक और जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है साहब, वो कह रहे हैं कि अमेरिका का तो कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं। तुलसी गैबर्ट ने कहा साहब अगर आप मिसाइल थ्रेट की बात कर रहे हैं तो अमेरिका को मिसाइल थ्रेट है रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान का आपने क्या किया है, गोदी में बिठा रखा है। वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस लिए चाहिए? जो मीडियम मिसाइल्स हैं वो काफ़ी है भारत का कोना कोना चप्पा चप्पा कवर करने के लिए। किस लिए बना रहा है तू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? अमेरिका को ठोकने के लिए बना रहा है और सबसे बड़ा दोस्त बनता है अमेरिका के लिए। खुसट 1000 किलोमीटर के लिए, 1000 मील, सॉरी नॉट किलोमीटर, 1000 माइल के लिए आप 5000 मरीन से पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। अबे यार हमने झक मारी है 37 साल फौज में, 1000 मील के लिए 5000 फौज, लाखों की फौज लग जाती है, पता नहीं चलती साहब गई कहाँ। ईरान इज स्ट्रॉन्गर नाउ देन बिफोर द वॉर। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ज्यादा ताकतवर है। लोगों ने पूछा कैसे साहब, कैसे कह रहे हैं इतनी बॉम्बिंग हुई है? कहता साहब युद्ध के पहले वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। ताकत आपने उसकी बढ़ा दी है, कम नहीं करी है। राइट। रेजीम चेंज, रेजीम चेंज, रेजीम चेंज। मैंने कहा था आप मेरे से स्कॉच बॉटल की बेट लगाओ। दुनिया की तबाही मचा दी है। इसी तरह चलता रहा ये 1 महीना 2 महीना, रिसेशन आएगी पूरी दुनिया में और उसके जिम्मेवार होंगे डोनाल्ड जे ट्रंप जूनियर। नमस्कार, स्वागत है आपका दी एज में। आज हम पहुंचे हैं एक बार फिर बात करने के लिए मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो वॉर चल रहा है उस पर अभी क्या स्थिति है। 28 फरवरी से वॉर शुरू हुआ है, कहाँ पहुंचा है अभी, और वैश्विक स्तर पर जो इसका असर है वो अब कितना भयावह होता हुआ दिख रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। शुरुआत करेंगे यहाँ से कि जो पिछले 48 घंटे रहे हैं वो अपने आप में बड़े क्रूशल रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा पता है, कहाँ खड़ा है ये वॉर अभी? देखिए वो जैसे कि आपने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट हॉर्मूज को खोलो, नहीं तो मैं सारा पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मैं तबाह कर दूंगा तुम्हारे वहाँ ऑयल और गैस। ईरान ने सीधा जवाब दिया, आप करिए साहब, हम जो है सारा जो तेल ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट में है वो ख़त्म कर देंगे, वो राख कर देंगे साहब। और जो कि वाटर सैलिनेशन प्लांट्स हैं हम उनको हिट करेंगे। 90% तक कई जो गल्फ स्टेट्स हैं उनका पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, 90%। तो वहाँ तो हाहाकार मच जाता।
और डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग बोलते कि भैया तुम हमको बचाने के लिए हमारे बेसिस लगा रखे हैं, दे हैव ओनली बिकम मिसाइल मैग्नेट्स। राइट। उस पे मिसाइल आ रहा, अब आप हम हमारी जनता को, आवाम को मराने पे आमादा हो गए हो कि तुम तो बैठे हो अमेरिका में, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भुगत हम रहे हैं। तो ये नेचुरली फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ गया और उन्होंने 5 दिन का सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस वो अनाउंस कर दिया। जी। तो इससे एक चीज़ बिल्कुल लगती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के ठंडे पसीने आ गए हैं, क्या उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती करी है और वो फंस गए हैं एस्केलेशन ट्रैप, राइट। जिसकी बार बार बात की जा रही है, ही इज कॉट इन एन एस्केलेशन ट्रैप। तो क्या उनको सन्मति आ गई है अभी भी? कहते हैं ना सन्मति दे भगवान। जी 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 जी। क्या अभी भी सन्मति आ गई है? अगर आप सिंगल इवेंट प्रिडिक्शन पे जाएं, नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग में एक चीज़ होती है सिंगल इवेंट, कि भाई ये इवेंट हो गया, 48 घंटे आ गए, विल देयर बी पीस नाउ। जी। सवाल ये है ना कि 48 घंटे आ गए, क्या शांति आएगी कि नहीं? तो दूसरा होता है पैटर्न मॉडलिंग, कि भैया पैटर्न क्या है। पैटर्न टेंड टू रिपीट देमसेल्व्स and tend to persist जी। and repeat themselves cyclically। जी। मतलब देखिए, अगर नदी में एक छोटा सा भंवर आया है, जी। वर्लपूल आया जी। है, वो फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन 2 किलोमीटर डाउन द लाइन फिर वही भंवर आता है। जी। यानी पैटर्न्स जो हैं वो रहते हैं, राइट। दे परसिस्ट। पैटर्न क्या है इस लड़ाई में, जी। ईरान अमेरिका की लड़ाई में? पिछले साल जून में अमेरिका ने पीस टॉक शुरू करी। बिल्कुल। ठीक है साहब, पीस टॉक चल रही थी कि इजराइल ने हमला कर दिया। बिल्कुल गठजोड़ था, बिल्कुल। इजराइल ने हमला कर दिया और फिर उस 12 दिन की लड़ाई में जब इजराइल की जी बाहर आने लगी तो ये अमेरिका चढ़ गया और नतान्ज और ये वो B-1 B-2 बॉम्बर्स भेज के, बंकर बस्टर भेज के उसने न्यूक्लियर साइट्स फॉर्दरॉन, नतान्ज वगैरह पे, इस्फहान पे हिट किया। जी। उस वक्त भी उन्होंने पीस टॉक का बहाना बनाया और पीठ में छुरा घोंपा। इस साल जब लड़ाई शुरू हुई फिर पीस टॉक का बहाना बनाया। पीस टॉक चल रही थी, बातचीत, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे साहब हम तो बिल्कुल आ गए थे सॉल्यूशन पे। बिल्कुल। ईरान मान गया था कि वो अपना न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल दे देगा और कोई बॉम्ब बनाने का वायदा करेगा। जी। तो लड़ाई खत्म थी, लेकिन फिर भी हमला किया साहब। फिर अगेन इस बार तो ईरान और अमेरिका दोनों मिलके इकट्ठा एक साथ हमला किया। इजराइल और अमेरिका ने, सॉरी। तो इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया, मतलब आप पीस टॉक केवल बहाना है कि जब आप फोर्स बिल्डअप, आपको वहाँ पे और ट्रूप्स लाने थे, एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लाना था, इसलिए मतलब टाइम बाइंग, इसे अगर टाइम बाइंग के लिए कर रहे हैं सिर्फ। तो अभी जो फिर पीस टॉक्स का ऑफर दिया है, इज इट टाइम बाइंग? पैटर्न तो यही कहता ना, ये झूठ बोलते हैं, सरासर छरे आम झूठ बोलते हैं। मैं पीस टॉक कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अटकल लगाई जा रही है क्योंकि मार्केट्स में तबाही हो रही थी, स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा था। जी। अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, सब जगह स्टॉक मार्केट, लाखों लाखों करोड़ वेल्थ हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है। राइट। बिल्कुल। आपकी और मेरी जो जमा पूंजी थी वो हमने अगर म्यूचुअल फंड में डाली हुई थी तो वो धुआं हो गया। बिल्कुल। ठीक है साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक्चुअली, वो कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट को शांत करना चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2 कहा जा रहा है कि जो एक कैरियर, छोटा स्मॉल कैरियर त्रिपोली, जी। एक क्रूज़र और 2 डिस्ट्रॉयर, ये जापान ओकिनावा से चले थे और आज शायद ये वहाँ पहुँच गए हैं गल्फ। 2 और ऐसे कैरियर बैटल ग्रुप आ रहे हैं जो कि फ्राइडे तक पहुँचेगी। 5 दिन मतलब चाहिए थे जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। तो मतलब वो क्या केवल अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स आ जाएं तब तक के लिए शांति का बखान करो? लेकिन अजीब शांति है साहब। आप शांति कह रहे हैं, इजराइल ठोके जा रहा है। ईरान ने कह दिया हम कोई वार्ता में नहीं, हमारी बस नहीं हुई है साहब। अगर आप सोच रहे हो कि हमारी बस होगी, यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट, यू नो। जी। दैट इज
क्लियर मैसेज दिया है, डिफाइंस। जी सर, अगर जो आपने बोला कि आपके जो कैरियर डिस्ट्रॉयर्स हैं, अगर उनको डिप्यूट करने की बात है, तो जेराल्ड फोर्ड इनको पीछे हटाना पड़ा। उसके अलावा इनको इनका दूसरा जो एब्राहम डिस्ट्रॉयर था, जो लिंकन। इब्राहिम लिंकन, वो इनको पीछे हटाना पड़ा। हाँ वो लाइबिलिटी इनका बन गया। हाँ बिल्कुल। सर, तो उस पूरी परिस्थिति में आपको लग रहा है कि ये इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अभी उसको आगे देखिए साहब, जो भी मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह रहे हैं कि आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल रहे हो, इन ऑपरेशन का 90% चांस है फेलियर। ठीक है, फिर भी आप डालना चाहते हो बूट्स ऑन द ग्राउंड। राइट। इसका मतलब वो जो बड़ी बेशकीमती जाने हैं आपके स्पेशल फोर्सेस की, आपके मरीन्स की, ठीक है, आपको कोई 2 टके की फिक्र नहीं कि कितने मारे जाएंगे, कितने क्या होगा, फेलियर होगा तो क्या होगा। नॉर्मली वो कहते हैं एक्सेप्टेबल अगर 50% भी चांस है सक्सेस का तो हम हमला कर देते हैं। लेकिन जब अगर बोला जाए 10% चांस है सक्सेस का, 90% फेलियर का, लेकिन जो पेंटागन के इनके कमांडर हैं वो माफ़ कीजिए, जैसे कि फ़ौजी लोगों को हमको बात करना सिखाया जाता है कि तुम्हारे अगर तुम चापलूसी करोगे जी तो लड़ाई मैदान जंग में लोग मारे जा सकते हैं। आप विधवाएं बनाओगे, अनाथ बच्चे बनाओगे अपने देश के। जी ठीक है साहब, और ये बहुत गलत चीज़ है सच नहीं बोलना राइट। या उसको कमेफ्लाज करना। तो उन्होंने जब प्रेजेंटेशन करी, प्लान्स की, बोला कि साहब ये हाई रिस्क हाई पे ऑफ है, कि रिस्क बहुत है मगर कि पे ऑफ भी नुकसान बहुत हो, है। लेकिन पे ऑफ भी बहुत होगा जी साहब। जी जी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पे ऑफ पकड़ लिया। अरे मैं तो क्या है वो मामा श्री पौ 12, वो जो महाभारत महाभारत में, में जी 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 जी। वो जो क्या कहते चौरस। हैं आपका सट्टा बाजार चला था, जी, चौरस का जो गेम पूरा खेल रहा चौरस है का जी। जो गेम खेल रहा था पौ 12, तो वो गैम्बल कर रहे हैं जी कि हाँ 10% चांस है सक्सेस का, चलो साहब। अरे साहब, आप मरा रहे हैं अपने फौजियों को, और जो भी आपके बेस्ट फौजी, चुनिंदा जो फौज है। जी देखिए, ये इन्होंने कहा था, दुनिया भर को कहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है कि चीन मेरा मेन दुश्मन है, जी कि रूस की मिलिट्री ताकत तो बहुत है लेकिन इकोनॉमिक ताकत नहीं है, जी। चीन में दोनों है। तो चीन मेरा मेन दुश्मन नंबर 1, नंबर 2 रूस। लेकिन मैं रूस से हट के मैं चीन के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। जी लेकिन ये जो आपने बीच की लड़ाई चालू कर दी है मिडिल ईस्ट में, ईरान में, ये रिसोर्सेज दोनों तरफ से खींच के यहाँ ला रही है टू द रॉन्ग थिएटर, जहाँ अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट जी। और एक और जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस, जी जी जी। ठीक है साहब, वो कह रहे हैं कि अमेरिका को तो कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं थी। तुलसी गैबर्ट ने कहा साहब अगर आप मिसाइल थ्रेट की बात कर रहे हैं तो अमेरिका को मिसाइल थ्रेट है रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, पाकिस्तान से। ओके। पाकिस्तान का आपने क्या किया है, गोदी में बिठा रखा है। वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस लिए चाहिए? जो मीडियम मिसाइल्स हैं वो काफ़ी हैं भारत का कोना कोना, चप्पा चप्पा कवर करने के लिए। किस लिए बना रहा है तू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? अमेरिका को ठोकने के लिए बना रहा है, और सबसे बड़ा दोस्त बनता है अमेरिका के ये खूसट। अभी आसिम मुनीर वो पहुंचे इनके सरपरस्त जिन्हें बताते हैं लंच या डिनर करने के लिए व्हाइट हाउस में। 3 बार 3 महीने में पहुंच गया साहब डिनर करने, ट्रैवलिंग सेल्समैन बन गया, रेयर अर्थ अपने सूटकेस में बंद करके कि साहब मैं रेयर अर्थ दूंगा। अबे पहले निकाल तो ले, मैं तेल दूंगा पहले निकाल तो ले। 30 साल से चाइना ट्राई कर रहा है, एक बूंद नहीं मिला। एक्सॉन मोबाइल को एक बूंद तेल नहीं मिला पाकिस्तान में, ठीक है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को बेच रहे हैं अली बाबा 40 चोर। यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिका कह रहा है टेररिज्म के पर खिलाफ युद्ध है, ईरान टेररिस्ट स्टेट है, तो पाकिस्तान क्या है? टेररिज्म पे टेररिज्म कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं साहब कि वो तो हिंदुस्तानी मार रहा है, अश्वेत लोग मार रहा है। क्या क्या नाली के कीड़े, गली के कुत्ते, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को कि भारतीय मरे? आपको नहीं पड़ता साहब, हमको पड़ता है।
और आपका ये दोगलापन ये अखरता है कि ईरान टेररिस्ट स्टेट है, ठोक दो, मार दो, स्टेट को ही डिस्ट्रॉय कर दो। लोगों को आज़ाद कराएंगे बॉम्ब कर करके, बॉम्बिंग से आज़ादी दे रहे हैं आप, हैप्पीनेस दे रहे हैं आप। कितने खुश होते हैं ईरान के लोग जब उन पे बॉम्ब फटते हैं, क्या वाह वाही करते हैं वो अमेरिका की। क्या बकवास कर रहा है वे, सरासर बकवास है ये। तो कहने की बात यह है साहब कि ये जो हैं अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ तो आ रहा है कि वो फंस गए, लेकिन वो एक आखिरी दाव खेलना चाहते हैं। जब ये मेरीन एम्फीबियस यूनिट वहाँ पहुँच जाएंगे तो कहा जा रहा है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की कोशिश करेंगे। अब मैं ज़रा आपको समझा दूं कि उसमें पिटफॉल्स क्या है। जी 5000 मेरीन आप कह रहे हैं आप ले आएंगे वहाँ पे, ठीक है, और 5000 मेरीन से, ठीक है, 6000 मरीन भी कर लें, 1000 मील लंबा नॉर्दर्न कोस्ट। जी देखिए गल्फ ऑफ हॉर्मूज में एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है। क्या है ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम? कि जो ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज का जो पूरा नॉर्दर्न तट है जी वो ईरान की कोस्ट लाइन है। राइट। चप्पे चप्पे पे गुफाएं हैं, टनल्स हैं, जहां उन्होंने अपने एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स जी लगा रखे। 1000 किलोमीटर के लिए, 1000 मील, सॉरी नॉट किलोमीटर, 1000 माइल के लिए आप 5000 मरीन से पूरा सैनिटाइज कर देंगे। अब यार हमने झक मारी है 37 साल फौज में, 1000 मील के लिए 5000 फौज, लाखों की फौज लग जाती है, पता नहीं चलती साहब गई कहाँ। और आप 5000 मरीन डालेंगे, ईरान के पास 6 लाख की रेगुलर फौज, 2 लाख के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, और उसके अलावा इसके पास, ईरान के पास पसीज पैरामिलिट्री फोर्सेस। जी जी जी। और वो कह रहे हैं पूरा शिफ्ट करके नॉर्दर्न बैंक की तरफ ला रहा है, क्योंकि आपने अच्छी तरह से एडवर्टाइज किया है। अरे लड़ाई आपकी असली नियत हो करने की कुछ, तो आप उसका क्या ढंका पीटते हैं कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ मारने, यहाँ जा रहा हूँ मारने। खर्ग आइलैंड पे कहते हैं मैं अटैक कर दूंगा। खर्ग आइलैंड जो है ईरान मतलब उसको बचाव नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो 15 मील है मेन शोर से ईरान के, वहाँ से वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, ड्रोन फायर कर सकते हैं, आपका बैंड बजा सकते हैं, तोपें चला सकते हैं, आपका बैंड बजा सकते हैं साहब, ठीक है। और ये बड़े खुश थे कि ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी चैनल ही कह रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स अमेरिका में कह रही है, वॉर एंड मनी रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि रूस ने 17 अंतनॉव 124, जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज़ है वर्ल्ड का, वो 17 जहाज़ भेजे हैं, और चार S-400 बैटरी, नाम सुना है? जी जी बिल्कुल S-400। वो जो हमारा सिंदूर में जो घातक सिद्ध हुआ पाकिस्तान के लिए, एक एवैक को ठोक दिया 314 किलोमीटर के, बिल्कुल, और 5 उनके जेट फाइटर रगड़ दिए थे 4 दिन में, 6 जहाज 4 दिन में जी। और सब पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ आ भी नहीं पाए भारत के अंदर। जी जी जी। तो साहब अब जब से वो खबर आई है कि ये आ गए हैं S-400, क्योंकि जो चीन के S-300 थे वो तो बिल्कुल बेकार साबित हुए साहब, इज़राइल ने और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिए, ठीक है साहब। ये जो S-400 है इसको जैम करना असंभव है तकरीबन, क्योंकि ये चेंजिंग हॉपिंग फ्रीक्वेंसीज पे चलता है जी। एक फ्रीक्वेंसी जैम करो दूसरे पे, इसलिए जैम करना बड़ा मुश्किल है। जैम करना बड़ा मुश्किल है, और बहुत घातक मिसाइल है। इसके रडार 600 किलोमीटर तक देख सकते हैं, 400 किलोमीटर तक जहाज मार गिरा सकते हैं, 380 टू बी स्पेसिफिक, ठीक है साहब। और ये डेमोन्स्ट्रेटेड है कि ये 314 पे तो हमने मारे, और सर F-35, F-16, F-15 मारे गए हैं इस बार। बिल्कुल। यू सी, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक F-35 गया है, 3 F-15 गए हैं, 3 F-16 गए हैं, और क्या क्या गया अभी पता चलेगा। प्रीडेटर इनके जो ड्रोन्स हैं MQ-9 रीपर वो मार गिराए 10, तो इसका मतलब ये मिसाइल कारगर हैं। और ये जो आप कह रहे हैं दुनिया भर को डरा रहे हैं,
इनके प्रोपेगेंडा वीडियोस आ रहे हैं अमेरिकन मरीन कोर के, नेवी के, ये त्रिपोली कैरियर बैटल ग्रुप आ गया, 2500 मरीन्स हैं, वो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकते हैं, वो एम्फीबियस बोट से लैंड कर सकते हैं। मैं छोटा सा एक एक फौजी सत्य आपको समझा दूं। जी अगर आपको एम्फीबियस असॉल्ट बोट्स डालनी है, हेलीकॉप्टर डालने हैं, तो आपको गल्फ ऑफ हॉर्मुज के अंदर जाना आना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है साहब, ये छोटा कैरियर है। ठीक है, ये छोटा कैरियर है। आपके इब्राहिम लिंकन जब गल्फ के अंदर गया था, बड़ा शान से ये कर देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, बत्ती बंद कर देंगे, और ईरान ने लड़ाई के पहले गया था। ईरान ने टेस्ट फायर किए एंटी शिप मिसाइल 50 दिखा दिया कि साहब ये हाल करेंगे, जी, उसे हटाना पड़ा। फटाफट निकाल के गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ले गए। जी ठीक है, वहां उन्होंने ठोके 4 मिसाइल 4 ड्रोन, अरेबियन सी में लेके आ गए 1200 किलोमीटर दूर। जी 200 क्या करेगा कैरियर 1200 किलोमीटर से? उसको रीफ्यूल करना पड़ेगा हर जहाज। तो ये जो है आपको एयरक्राफ्ट कैरियर जो निमिट्स क्लास, इससे दुगना साइज का, जी 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 दुगना क्या 3 गुने साइज का, वो निकालना पड़ गया। ये छोटा कैरियर क्या कर लेगा? मतलब मुझे समझ नहीं आया। ये बच जाएगा? वो उस पर एंटी शिप मिसाइल नहीं फायर करेंगे, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन स्वाम नहीं करेंगे, वो तो त्रिपोली को डुबो मारेंगे साहब। ठीक है, जो दूसरा बॉक्सर आ रहा है जी मरीन शिप, उसको भी अगर आप 30 आइलैंड्स हैं ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्मॉल, छोटा खुम्ब, बड़ा खुम्ब, अबू मूसा, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जहाँ उन्होंने फोर्टिफिकेशन बना रखी हैं और उनके बेसिस हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की, नेवी के, जिसमें फास्ट अटैक बोट हैं, छोटी छोटी जी बड़ी हाई स्पीड वाली, जो कि स्वाम अटैक कर सकती हैं त्रिपोली पे, क्रूज़र पे, डिस्ट्रॉयर पे। और मैं आपको बता दूं 2500 आदमी और प्लस 2000 नेवी वाले, एक त्रिपोली सिंक कर दिया 4000 अमेरिकी नाविक, आप मौत बॉडी बैग्स। को सुला देंगे और बॉडी बैग वो घर जाएंगे। ठीक है, क्या अमेरिका एक्सेप्ट करेगा इतने बॉडी बैग डोनाल्ड ट्रंप की हुड़मती के लिए कि वो गैम्बल करना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं 90% चांस फेलियर की है, 10% चांस सक्सेस की है, लेकिन मैं करूँगा। मरेंगे तो दूसरे मरेंगे ना साहब, मातम मनेगा किसी और के घर में मनेगा। जब आपकी बारी थी वियतनाम जाने की, तो आप तो डॉज मार गए थे ना साहब। जी डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए थे, मैं बीमार हूँ बोल दिया था। अब उनको नया शौक चढ़ा है 85 साल की उम्र पे कि साहब मैं तो लड़ूंगा। अमेरिका वाले बॉडी बैग्स के लिए तैयार हो जाओ। अब ये झूठ बोल रहे हैं, छुपाते फिर रहे हैं कितने बॉडी बैग्स अमेरिकन के आ गए हैं। कह रहे हैं 13, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है 21 मारे गए, 200 के करीब बुरी तरह घायल हैं। जो बुरी तरह घायल हैं उनमें से कई एक्चुअली में मर चुके हैं बेचारे। ये झूठ बोल रहे हैं, उनके लोगों को बताना नहीं चाहते कि पैनिक ना हो जाए, मोराल ना बूट्स में पहुंच जाए। ये बहुत बगैर सोचे समझे हमला किया। सर, इसमें एक छोटा सा सवाल और बनता है। वो डोनाल्ड ट्रंप अभी एक जगह भाषण देते हैं और उसमें कहते हैं कि नेगोशिएशन मैंने पूरी ज़िंदगी की है। वो क्या ईरान पे जब उन्होंने अटैक किया तब भी इसी सोच के साथ किया था कि थोड़े समय बाद नेगोशिएशन टेबल पर ले आऊँगा, मगर ईरान ने पूरा गेम ही बदल दिया क्योंकि वो नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे साहब, वो नेगोशिएशन टेबल की बात नहीं कर रहे थे, वो आत्मसमर्पण की बात कर रहे थे। आत्मसमर्पण तो दरकनार आज क्या 24वां दिन हो गया है और वो दना दन मिसाइल मारे जा रहा है। इन्होंने अभी इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ज़बरदस्त बॉम्बिंग करी है। 1200 प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन लगाए सारे ईरानियन गार्ड कोर की लोकेशंस पर, उनके कमांड एंड कंट्रोल लोकेशंस पे, कम्युनिकेशंस पे, ताकि कम्युनिकेशन तोड़ दें, ये कर दें। और सोच रहे थे कि साहब धुआं निकल गया होगा, हैं। अगले दिन हो गई उसने कोई 600 मिसाइल्स फायर कर दिए, 1000 ड्रोन से चला दिए। ठीक है, और इसराइल की हालत खस्ता है साहब।
हमारी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, हर लड़ाई में उसने साथ दिया है, लेकिन हम सीधा उनको एज अ मित्र कहना चाहते हैं कि आपने मिसकैलकुलेट किया, आपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया। सर, अंडर द इम्प्रेशन ऑफ यूएस, क्या इसराइल ने मिसकैलकुलेट किया या फिर अंडर द इम्प्रेशन अरे ऑफ भाई, इसराइल यूएस ने इसराइल मिसकैलकुलेट ने किया? यूएस को दबाव डाला है, उकसाया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके। ये नेतन्याहू साहब की, वो भी पुराने फौजी हैं साहब और लड़े हुए हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। ही इज़ अ सोल्जर जिसने कॉम्बैट देखा हुआ है। उनके बड़े भाई एंटेबी रेड शेड में गए हुए हैं, वो अच्छे मतलब सने, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा वो ओवर रीच कर दिया। कोई भी फौज अगर ओवर रीच कर जाए या दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर जाए तो नुकसान होता है। और माफ़ कीजिए, इसराइल में नुकसान बहुत बेइंतहा हुआ है। तल अवीव में तबाही हो गई है, जो कि वीडियो कैमरास पे दिख रही है, टीवी स्क्रीन्स पे दिख रही है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी जो 50% पेट्रोल और 60% डीजल एविएशन टरबाइन फ्यूल इज़राइल का सप्लाई करती है, उसमें बुरा नुकसान हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने अराक और डिमोना, 3 दिन पहले अराक और डिमोना को हिट किया। डिमोना में जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट के, टेक्नीशियंस के, उनको हिट किया। एक दिन में कहा जा रहा है, मीडिया अटकलें हैं कि 5,000 इजरायली बेचारे घायल हुए, 5,000। और नेतन्याहू साहब ने कहा है टीवी पे कि मेरे लिए सबसे मुश्किल रात थी, कि इतना नुकसान पहले तो हुआ सर, नहीं। इससे ईरान दिखाना क्या चाहता है? क्या ईरान कॉर्नर करना चाहता है, प्रेशर बिल्डिंग करना चाहता है? क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च बहुत बड़ी साइट है डिमोना इसराइल की, और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट है बड़ा, जिसको अगर हिट करते हैं तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है पूरी ये बातचीत, और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शायद। बाकी आप बेहतर इससे बताएंगे सर। देखिए साहब, ऐसा है, इजराइल ने हिट किया है बुशेहर का न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ कोई 300 रूसी टेक्नीशियन थे। जी। और रूस बहुत गुस्से में था कि साहब ये आप हमारे बंदे मारना चाहते हो, अंजाम बुरा होगा। इजराइल को बोल दिया। जी। फिर आप उसका नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी दागे जा रहे हो। रेडिएशन होगी, आम जनता मरेगी, कोई फिक्र नहीं, मरे तो मरे। फिर आप कह रहे हो कि हम जनता के कितना प्यार करते हैं, ईरान की जनता को, हम उनकी खुशी के लिए बॉम्बिंग कर रहे हैं, दनादन बॉम्ब कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके घर बर्बाद कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं ताकि वो फ्री हो जाए, आत्मा ही चले जाए। साहब क्या बकवास है साहब ये तो। मतलब सच बोल के मारो ना कि भाई ईरान हमारे लिए खतरा है, हम ये खतरे को ख़त्म करेंगे, ये बोलो तो फिर भी कोई बात बनती है। हम आपको आज़ाद करेंगे, ये सब ये आई थिंक काउंटर प्रोडक्टिव है एज अ प्रोपेगेंडा लाइन। तो खैर, उन्होंने अटैक किया इनके न्यूक्लियर रिएक्टर पे। उन्होंने कहा लो साहब, और 2 दिन पहले उन्होंने दिमोना का न्यूक्लियर रिएक्टर ठोक दिया है। वहाँ 3 चीज़ें हैं, वहाँ पे एक रिएक्टर है, एक रीप्रोसेसिंग प्लांट है जो प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर एक वेपन फैब्रिकेशन और स्टोरेज प्लांट। अब क्या हिट हुआ है इजराइल ने बिल्कुल नहीं बताया, ना बताएंगे। क्या कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई है, ये अभी तक कोई खबर नहीं है। अगर दैट डिपेंड्स कि क्या हिट हुआ जी। अगर रिएक्टर हिट हो गया तो रेडिएशन लीक हो सकता है। और ईरान का निशाना बहुत सटीक लग रहा है। जो चाइनीज़ बिदियाऊ सैटेलाइट हैं, जी। वो बिदियाऊ 3 सैटेलाइट, वो मीडियम एल्टीट्यूड पे रहते हैं। उन्होंने उस पर एक जो है लो अर्थ ऑर्बिट में ऑगमेंटेशन सैटेलाइट लगा रखा है, जो कि वो सिग्नल जब दूर से आता है कमज़ोर हो जाता है, उसको जैम करना आसान रहता है। ये जो ऑगमेंटेशन सैटेलाइट है, इससे सिग्नल तगड़ा हो जाता है, उसको जैम करना मुश्किल होता है। ओके। और वो मारे जा रहा है, और ना इजराइल जैम कर पा रहा है, ना अमेरिका जैम नहीं कर पा और रहे। अमेरिका तो सर गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहा था सर। नहीं, कर तो रहे नेचुरली, वो भी अपने आप को बचाना चाहते हैं। जी। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि ये जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है, ये तो गोल्डन डोम बनाने, आयरन डोम दोनों बेकार कर दिए।
वो ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत मुफीद है, कारगर है। उन्होंने पहले तो अपने पुराने मिसाइल स्टॉक फायर कर दी ताकि ये लोग अपने सारे डिफेंडर मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स वेस्ट कर दें। जी। और अब जब मार रहा है हाइपरसोनिक से, तो इनके पास मिसाइल नहीं बचे। इजराइल के पास, अमेरिका के पास मिसाइल स्टॉक डाउन हो गया है। एक अमेरिकी जहाज सप्लाई शिप आ रहा था अमेरिका से बहुत सारे मिसाइल लेके, रेड सी में भीषण वार किया है ईरान ने, जो सारे टीवी चैनल्स ने ब्लॉक आउट किया हुआ है। कोई वो कह रहे हैं 12-13 हजार मिसाइल्स बॉटम ऑफ द रेड सी ईरान ने प्रिसीजन स्ट्राइक की है। अब क्या असर पड़ेगा लड़ाई के ऊपर? जो जहाज पहले से थे, जिनके मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, अब उनको तो कहीं वापस अमेरिका जाना पड़ेगा या क्रीट जाना पड़ेगा, दोबारा नए जहाज़ भेजने पड़ेंगे रीसप्लाई के लिए। तो कहाँ तक आप ये सब सर, क्या आपको लगता है कि यूरोप भी, यूरोपियन यूनियन खासकर, वो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रोल अदा कर सकती है वॉर में अभी? देखिए, अभी तक तो यूरोपियन यूनियन ने साफ मना कर दिया था कि हम कोई जहाज़ नहीं देंगे। जी। बहुत दबाव डाला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बुज़दिल हैं, कॉवर्ड्स हैं, ये है वो है, हम देख लेंगे जब तुम्हारी बारी आएगी, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, जापान की बेचारी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उनकी इंसल्ट करी यार पब्लिकली, दिस वाज नॉट ऑन। एक तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं एक बड़े बहुत महान देश की, और दूसरे से महिला हैं। क्या अभद्र व्यवहार था कि बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लोगों के सामने भद्दा मजाक, पर्ल हार्बर इन्होंने किया, ये किया वो किया, क्या है साहब। और उनको बोला कि आप भी माइन स्वीपर, उनका हम देंगे जब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा हम माइन स्वीपर दे देंगे। तो साहब बात ऐसी है कि अब आपको यूरोप को लड़ाई में लाने की इजराइल भी पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान कह रहा है जो 4000 किलोमीटर दूर देगो गार्सिया पे रॉकेट दागे गए, हमने नहीं दागे, इजराइल ने दागे थे जी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था। ये भी अटकल लग रही, मीडिया में कहा जा रहा है, कहाँ तक सच कहाँ तक झूठ वक्त ही बताएगा। ईरान ने कहा हमारे पास तो है ही नहीं 4000 किलोमीटर रेंज के रॉकेट, हमने नहीं किया, ये तो इजराइल ने किया है ताकि यूके को भी लड़ाई में आना पड़े और बाकी यूरोपीय देशों को लड़ाई में आना पड़े। कॉर्नर उन्हें इतना कर दिया जाए कि उनको रिटेलिएट करना ही पड़े, ये स्थिति बनाई जा रही है। नेचुरली। तो मतलब इजराइल की, वो कह रहे हैं कि इजराइल की कोशिश है कि जितने देश और ईरान के बरखिलाफ लाए जा सके उनको ले आया जा सके, ये है उसका हिस्सा बनाया जा सके। सर, हाँ, अगर ये देशों को लाने वाली, जी, देश को अगर लाने वाली ही बात है सर, तो जो अभी प्रेशर पूरे वर्ल्ड पर बना हुआ है, ऑयल सप्लाई जिस तरीके से रुकी हुई है, एनर्जी सप्लाई जो रुकी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, ये तो ऑटोमेटिकली सर प्रेशर बिल्डअप कर ही रहे हैं। प्रेशर की डोनाल्ड ट्रंप कहाँ सुनते हैं दुनिया की, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि अगर भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाए, जापान की तबाह हो जाए, साउथ कोरिया की तबाह हो जाए, यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो जाए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अमेरिका फर्स्ट कह रहे हैं। तो साहब फिर हमारे को भी अपना इंडिया फर्स्ट करना पड़ेगा ना साहब। जापान को भी, साउथ कोरिया को भी, वियतनाम को भी, ये सारे देशों की तबाही मचा दी, तबाही, दुनिया की तबाही मचा दी है। इसी तरह चलता रहा ये 1 महीना 2 महीना, रिसेशन आएगी पूरी दुनिया में और उसके जिम्मेवार होंगे डोनाल्ड जे ट्रंप जूनियर। सर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड जैसे हालात अभी बन रहे हैं उसके लिए तैयार रहना होगा, आपको क्या लगता है सर, क्या किस स्तर तक जा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बहुत सही चेताया है कि दुनिया बड़ी मुश्किल से निकली थी कोविड क्राइसिस से जी, और हमारी इकोनॉमी अब ऊपर जा रही थी। ये तो चोट पहुंचाई है साहब। और मैं एक चीज़ साफ कह दूं, रूस और चीन का फ़ायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी से। नुकसान किसका हुआ है? भारत का, जापान का, साउथ कोरिया, एशियाई देशों का, यूरोप का, जब भारी नुकसान। अरे साहब, ना सिर्फ ऑयल और गैस, फर्टिलाइज़र, अभी फसल बोने का टाइम है भारत में, पूरी दुनिया में। अमेरिका में फर्टिलाइज़र की कीमत 42% बढ़ गई
रो रहे हैं वहाँ के फार्मर्स, जो कि बड़ा भारी कंस्टिट्यूएंसी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को दो धेले का फर्क नहीं पड़ता दुनिया के ओपिनियन का, खासकर अश्वेत देशों के ओपिनियन। अश्वेत छोड़ दीजिए साहब, वो तो यूरोप के श्वेत देशों को भी लात लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप मेरे एलाई हैं। सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को तंग किया है, इंसल्ट किया है और नुकसान पहुंचाया है। यूरोप को नुकसान, भारत को 50% टैरिफ, और फिर कह रहे हैं हम आपके सबसे बढ़िया दोस्त हैं साहब। हाँ, हम मिजोरम को तोड़ देंगे, मणिपुर को तोड़ के कुकी लैंड बनाएंगे। दोस्त है ना साहब आपके। बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, श्रीलंका तख्ता पलट किया, नेपाल तख्ता पलट किया, दोस्त है ना साहब आपके बहुत। हमें तो दोस्ती दिख नहीं रही साहब, हमें तो शत्रु बोध हो रहा है। लेकिन फिर भी भारत में एक तबका है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन करेगा साहब, मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड, हिटलर के बाद इनका नाम आना चाहिए, लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड। फ्री वर्ल्ड। इनके साथ डर के रहना चाहिए, साष्टांग दंडवत करना चाहिए, जो चाहिए मेरे आका ले जाओ। 250 साल का हमको आदत है अंग्रेज़ों के तलवे चाटने की, 250 साल की गुलामी सही, अब आपकी गुलामी करेंगे साहब। आप करें साहब, हम नहीं करेंगे। सर, ट्रंप का जो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी आपने जैसा बताया कि उनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी इस्तीफा दे दिया। दो ने, पहले एक ने दिया और अभी रिसेंटली उन्होंने कहा, और उन्होंने बयान भी दिया कि 7 बार उन्होंने चेताया था ट्रंप को। तो क्या सर जो विरोध अभी अमेरिका वो में कह रहे हैं कि 11 दिन लड़ाई के पहले मैंने 7 बार इनको ब्रीफिंग दी थी, लेकिन ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को इनकन्वीनियंट समझते हैं। ये समझते हैं मैं सब जानता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी ब्रीफिंग की, किसी एडवाइस की, किसी परामर्श की, किसी एनालिसिस की। ठीक है, मुझे नेतन्याहू ने बोल दिया है कि हाँ साहब ये है वो है, मैं बिल्कुल, वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं वो जाऊँगा। स्टीव विटाकर मेरे साथ गोल्फ खेलता है, विटकॉफ, तो मैं उसको लगा दूंगा पीस टॉक के झांसे के लिए, और मेरा जो पोता है वो जाएगा, कुशनर, जराड कुशनर। क्या करके आए क्या नहीं करके आए भगवान ही जाने, लेकिन वो गोल्फ खेलते हैं साहब। तो गोल्फ का लॉजिक ज़्यादा ज़बरदस्त है बजाय ये जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरी, प्रैक्टिस एंड मिलिट्री रियलिटीज़। वो कह रहे हैं, मैंने इनको वार्न किया है, हमने इनको साफ बताया कि साहब ईरान जो है गल्फ हॉर्मूज बंद कर देगा, दुनिया को लेने देने पड़ जाएंगे। अच्छा, इनसे भी बड़े एक हैं अमेरिकन एयरफोर्स के, रॉबर्ट पेन नाम है, मैं नाम अभी थोड़ा भूल रहा है, मैं बता, रॉबर्ट साहब जो हैं, रॉबर्ट पीप, ओके। उन्होंने साफ कहा है कि साहब ईरान इज स्ट्रॉन्गर नाउ देन बिफोर द वॉर। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ज़्यादा ताकतवर है। लोगों ने पूछा कैसे साहब, कैसे कह रहे हैं, इतनी बॉम्बिंग हुई है। कहता साहब युद्ध के पहले वो गल्फ ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। ताकत आपने उसकी बढ़ा दी है, कम नहीं करी है। राइट। रेजीम चेंज। मैंने कहा था आप मेरे से स्कॉच बॉटल की बेट लगाओ। एक अच्छे सज्जन थे इजराइल के, टिमोथी, वो मेरे रिपब्लिक पे बातचीत हो रही थी। इजरायली लोगों की हम इज्जत करते हैं, वो बहादुर लोग। तो मैंने उनसे कहा साहब नहीं हो सकता साहब, आप अनरियलिस्टिक हो रहे। मेरे जो फौजी गुरु थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब, जो कि बगदादी ज्यू है, ठीक है, और हमारे मास्टर जनरल थे। उन्होंने मुझे बताया था कि देख भाई GD, ये जो फौज की प्लानिंग है ना, यथार्थ पे होनी चाहिए। कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं चलता। प्लानिंग यथार्थ पे होनी चाहिए। अगर आप यथार्थ से हट जाओगे, सब्जेक्टिव हो जाओगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहोगे, लड़ाई में धोखा खाओगे। यही मैं अपने इजराइल के दोस्तों को कह रहा हूँ कि ये आपने जो लड़ाई करी है, भलेखे में करी है, मिसकंसेप्शन है ये, और अंडर एस्टिमेशन है बहुत बहुत भारी। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, ताकत और सहन शक्ति की ये कैलकुलेशन लड़ाई के पहले कर दी जाती है।
मिसकैलकुलेशन जो है पूरे विश्व पर भारी पड़ रही है। भारी सर, पड़ रही है। सबसे आखिर में बहुत कम समय लेते हुए, इस पूरी ईरान अमेरिका इसराइल इस वॉर से अलग भारत में एक अभी मुद्दा और चल रहा है, मैंने सोचा थोड़ा सा उस पर आपके विचार भी जान लूँ, CAPF बिल। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, एज अ प्रिंसिपल मैं एज अ मिलिट्री मैन समझता हूँ कि साहब, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कमांड करना चाहते हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मत है और इसमें दम है, इसमें दम है। जो इसका विपरीत है जी वो ये है कि साहब IPS IAS हमारी क्रेम de la क्रीम है, जी। वो हमारे बेस्ट माइंड्स हैं। जी तो अगर हमारे बेस्ट माइंड्स इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएं तो देश को फ़ायदा होगा। लेकिन उसकी सोल्यूशन मेरी तरफ से बहुत सिंपल है, मेरी तरफ से बहुत सिंपल है सोल्यूशन, कि साहब अगर IPS के ऑफिसर्स चाहिए जी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में, बिकॉज दे आर सपोज टू बी द बेस्ट। ओके। ठीक है, अगर वो चाहिए दे मस्ट ज्वाइन एट दी या तो कंपनी कमांडर लेवल या बटालियन, कम अज कम बटालियन कमांडर लेवल, ताकि वो फोर्स की अंदरूनी जो हालात है उसको अच्छी तरह जान लें, परख लें, ताकि जब वो आदेश देते हैं टॉप से तो उनको पूरा पता है ग्राउंड पे क्या असर होगा। तो ये मेरा सुझाव है। तो डायरेक्ट डेप्यूटेशन जो होती है सर ADG लेवल पर, DG लेवल पर, आप उसे ठीक नहीं मानते? मेरा सुझाव ये है कि थोड़ा जल्दी होनी चाहिए, ताकि उसको शुरुआती दिनों में, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रास रूट्स पे एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि ज़्यादा फिर सेंसिटिविटी होती है जो मैं आदेश दे रहा हूँ उसका ग्राउंड लेवल पे क्या असर है। इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा। सर, इसी के साथ इस बातचीत को यहीं अब थोड़ा सा विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर समय देने के लिए। आगे उम्मीद तो यही है कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन सबको झेलनी पड़ रही हैं। अगर आगे बढ़ता है तो फिर आपको एक तकलीफ़ देंगे और फिर एक बार आपसे समझेंगे कि क्या इस पूरे वॉर में चल रहा है और कैसे आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑन दैट ऑप्टिमिस्टिक नोट, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।